हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग एथिक्स के लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने लगभग 105 पेजेस डिस्कस कर लिए हैं और अब एक आध लेक्चर और इसकी ज़रूरत पड़ेगी एंड आपकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है एथिक्स की वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है जो सोसाइटी के टेक्स्ट बुक हैं उस पर वीडियो बनाया जाए एंड इसके लिए आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। यू शुड शेयर दीज वीडियोस टू योर फ्रेंड सर्कल्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस बेनिफिट्स पहुंच सके। एंड साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। तो इससे पहले आपको ही पता है हम लोगों ने सिटीजन चार्टर को डिस्कस किया था एंड सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर एंड सिग्निफिकेंस क्या है सिटीजन चार्टर की, इन सब के बारे में जाना था और ये भी देखा था क्या सर्टेन चैलेंजेज है सिटीजन चार्टर को लेकर एंड व्हाट आर द वेज अहेड। आज हम बात करेंगे वर्क कल्चर की। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आप वर्क कल्चर देखते होंगे। क्या होता है ये वर्क कल्चर? वर्क कल्चर इज बेसिकली सर्टेन सेट ऑफ प्रैक्टिसेस या वैल्यूज या फिर बिलीफ सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी होती है और जो एम्प्लॉयज होती हैं उनको पालन करना पड़ता है ना। जैसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वर्क कल्चर का जो डिसिप्लिन, तो इसी प्रकार से अदर सर्टेन वैल्यू सिस्टम होती है जिसे पालन करने पड़ते हैं एम्प्लॉयज को। एंड वर्क कल्चर के अंतर्गत ये भी डिसाइड किया जाता है कैसे एम्प्लॉयज इंटरेक्ट करेंगे कस्टमर से विथ ईच अदर एज वेल एंड कैसे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगी, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनलिटीज को भी ये वर्क कल्चर डिसाइड करता है। एंड ये वर्क कल्चर कहाँ से निकल कर आता है? तो ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री या फिर ट्रेडिशंस, वैल्यूज, उसकी जो विजन है वहाँ सबसे ये वर्क कल्चर निकल कर आता है ना। बहुत सारे कंपनी अपने अपने विज़न लेकर आते हैं तो उस विज़न से प्रभावित होकर भी वर्क कल्चर रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम बात करें क्या सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हेल्दी वर्क कल्चर का, तो पहली बात तो ये कि जो फेलो वर्कर्स है उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए डेफिनेटली, ये तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही है। साथ ही साथ मिनिमम कन्फ्लिक्ट्स हो एंड अगर कन्फ्लिक्ट होते भी हैं तो उसको रिजॉल्व किया जाए आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द डायमेंशंस। एंड इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि कोई भी एम्प्लॉयज हो ऐसा नहीं कि भेदभाव या फिर प्रेजुडाइसिस के रूप में देखा जाए। देयर शुड बी इम्पार्शियलिटी, है ना। एवरी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इन एन इम्पार्शियल वे एंड एम्प्लॉय जो हैं जो भी वर्क में काम करते हैं उसको जज किए जाने चाहिए ओनली बाय हिज वर्क एंड नथिंग एल्स। ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आप समझ सकते हो, है ना, कि जो एम्प्लॉय है उसके बारे में अगर जज करना है वो अच्छा है खराब है तो वहाँ पर आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बल्कि उनके काम पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, काम पर ज़्यादा हाईलाइट करनी चाहिए। तो एम्प्लॉयज इज जज्ड ओनली बाय हिज वर्क एंड नथिंग एल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साथ ही साथ जो परफॉर्मर्स हैं उनको इनकरेज करनी चाहिए, यानी कि जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको समय समय पर इनकरेजमेंट होनी चाहिए सो दैट उनको मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छा कार्य करने के लिए। लेकिन जो अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनको कहा जाना चाहिए कि अगले बार आप अच्छा करो, बेस्ट करो, अपनी कमजोरियों को दूर करो, है ना। एंड एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग स्किल्स जो है एम्प्लॉयज़ के उसको और ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है। वर्कशॉप, सेमिनार कंडक्ट करवा के केस स्टडी भी दिया जाता है कि किस प्रकार से गूगल में हेल्दी वर्क कल्चर देखने को मिलता है। एक तो ये कि गूगल में आपका इनफॉर्मल वर्क कल्चर है, यानी कि there is minimum upper and middle level management and इनका वर्क कल्चर ऐसा है कि मोर एंड मोर क्रिएटिविटी को
एक प्रकार से अलाउ करता है, वाइडन करता है एंड एम्प्लॉयज़ हैव द एबिलिटी कि वो मोर एंड मोर डिसीजन ले सकते हैं ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो गूगल के वर्क कल्चर के बारे में अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छे से और ज़्यादा जानकारी मिल जाएंगी। जब हम बात करते हैं वर्क एथिक्स की, तो वर्क एथिक्स बेसिकली जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मिली हैं, जो भी हमने वर्क रिसीव किया है, कहने का मतलब जो भी काम हमें मिली है, जो भी हमें ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, उसके फुलफिलमेंट के लिए जब हम कमिटेड रहते हैं विथ फुल डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट एंड सिंसियरिटी, तो ये आपका वर्क एथिक्स कहलाता है। एंड वर्क एथिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि जो वर्क है उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी व्यक्ति वर्क करते हैं जिस भी फील्ड में, उसमें उस वर्क को एज ए बर्डन नहीं बल्कि एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना चाहिए और अपने वर्क से प्रेम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टेकन एज बर्डन कि भाई साहब कार्य बहुत ज़्यादा हो गए या कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में और अपने कार्य से प्यार होना चाहिए, तभी हम अच्छा अपने वर्क में कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एथिकल वर्क के, तो पहली बात तो वैल्यूज को रेस्पेक्ट दिया जाता है ना। जैसे ब्लड बॉडी को न्यूरिश करता है, उसी प्रकार से वैल्यूज जो है ऑर्गेनाइजेशन को नरिश करता है, यानी कि उसको अच्छा बनाता है। दूसरा है आपका इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डायरेक्शन देते हैं, है ना, तो लीडरशिप भी एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज योर बैलेंसिंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो भी वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनके इंटरेस्ट को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, सो दैट म्यूचुअल टेंशन को रिजॉल्व किया जा सके, कन्फ्लिक्ट होने से बचा जा सके। एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि जो भी प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के वो वैल्यू से इंक्लाइन होनी चाहिए। जैसे रिक्रूट करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हायरिंग, प्रमोटिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, इन सब में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सो दैट कंपनी की जो एक प्रकार से क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट इज योर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ पर लीडरशिप जो है वो डेडिकेटेड है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म, की भविष्य में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कंपनी को लेकर, सो दैट ये हायर हाइट पर पहुंच सके। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क कल्चर की बात की। अब बात करते हैं सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कभी बात करते हैं गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सर्विसेज डिलीवर किए जाते हैं, है ना, उसको हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी कहते हैं। और गुड गवर्नेंस के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी को अच्छा होना जरूरी है, बिकॉज पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आप समझ सकते हो मिलियंस ऑफ पीपल को सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं, चाहे पीडीएस सिस्टम कह लो, चाहे कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो या राशन कार्ड बनाना है, कुछ भी सर्विसेज अवेल करनी है फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो आपका पब्लिक सर्विस डिलीवरी आ जाता है। और जो बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंक्लूसिव एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ये जो आपका सर्विस डिलीवरी है उसकी मदद से इक्विटी बेस्ड गवर्नेंस हासिल किया जा सकता है, जो हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन्ड है। लेकिन अगर हम बात करें क्या चैलेंजेज हैं सर्विस डिलीवरी को लेकर, तो एक तो आपका सर्विस डिलीवरी ऑफलाइन मोड में दिया जा सकता है, एक है आपका डिजिटली इंटीग्रेट करके। तो डिजिटली इंटीग्रेट करके आपको जो सिस्टम लाया गया है जैसे ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज क्विकर सर्विस डिलीवरी अवेल की जा सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ई गवर्नेंस इंडेक्स में भारत अभी लो है, यानी कि हर जगह हर लोकेशन पर ई गवर्नेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप देख सकते हो इंडिया को 100th रैंक मिला है यूएन ई गवर्नमेंट सर्विस 2020 में, ठीक है। एंड साथ ही साथ दूसरा है फोकस ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स। बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर पर ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, न कि सर्विस रिसीवर पर। तो सर्विस रिसीवर जो है, यानी कि जो सर्विस रिसीव करेंगे हम और आप, उन पर फोकस किया जाना चाहिए, उनके कंसर्न्स को ज़्यादा रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, सो दैट जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो मजबूत हो सके, वो ज़्यादा
इंक्लूसिव हो सके। नेक्स्ट इज योर कम्प्लेक्स रेगुलेशन, ये भी है कम्प्लेक्स रेगुलेशन। तो बेसिकली पब्लिक सर्विस डिलीवरी अवेलेबल तो हैं, दी जाती हैं, लेकिन कम्प्लेक्स रेगुलेशन है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स नहीं मेज़र किए जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी की कमी, जो ऑफिसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं फिक्स होती, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब भी मॉनिटर सही से नहीं होता, करप्शन, इनकम्पिटेंस, ये सब ऐड करते हैं कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन में। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का 86 नंबर है, ये आप यूज कर सकते हो मेंस में। साथ ही साथ इनएफिशिएंसीज ग्रास रूट या फिर कटिंग एज लेवल पर, इनएफिशिएंसी जैसे स्किल नहीं होना टू अवेल या फिर टू यूज द ई गवर्नमेंट सर्विसेज, तो ये सब कुछ आपके बोटलनेक्स आ जाते हैं। अब क्या सजेशन दी जाती हैं, तो पहली बात तो ये कि पीपल को पार्टिसिपेंट्स के रूप में ट्रीट किया जाए, नॉट द बेनिफिशियरी, और उनको वेरियस चॉइस ऑफर किया जाए, जैसे ई गवर्नेंस का चॉइस ऑफर किया जाए, है ना। या फिर दिल्ली में आपने देखा होगा कि कैसे जो गवर्नमेंट है अब वो आपके घर के आकर सर्विस डिलीवर करवाएंगे, तो ये सब चॉइसेस है, अगर आपको आना है तो आप आओ, नहीं तो फिर गवर्नमेंट के जो आपके ऑफिशियल्स हैं वो सब आके आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई। साथ ही साथ प्रोवाइडिंग द सर्विस विद स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसमें स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स हो कि वन स्टॉप सर्विस होगी, या फिर एक ही बार में आपको सारे सर्विसेज अवेल हो जाएंगे, या फिर ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी, ये सब आपके स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होनी चाहिए। अलॉन्ग विथ स्टेबल एंड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पब्लिक सर्वेंट्स के लिए क्रिएट किए जाए, सो दैट रिजल्ट वो डिलीवर कर सके बेस्ड ऑन क्लैरिटी ऑफ विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड वैल्यू ऑफ मनी एक प्रकार से इंश्योर किया जाए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, यानी कम से कम खर्च में सर्विसेज डिलीवरी हो सके। ऐसा नहीं कि कोई सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो इतने पैसे की डिमांड हो कि वो पैसे को जुटाने में दिक्कतें हो और फिर जो पब्लिक है वो सर्विसेज अवेल न कर पाए। तो इट शुड बी वैल्यू फॉर मनी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस अलॉन्ग विथ प्रमोटिंग द डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन फोकस किया जाए, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन किया जाए ग्रास रूट लेवल पर कि ये जो है सर्विस डिलीवरर बन सके, है ना। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस आप देख सकते हो, मेघालय में 2017 में फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने सोशल ऑडिट लेजिस्लेशन पास किया। और सोशल ऑडिट लेजिस्लेशन के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, डिपार्टमेंट्स है, उसका सोशल ऑडिट किया जाएगा, यानी कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे पूछे जाएंगे कि क्या आपको जो सर्विसेज दिए जा रहे हैं क्या आपने वो लाभ उठाया, नहीं उठाया, क्या परेशानियां आई, ये सब जानकारी इकट्ठा करके फिर ठीक किया जाएगा। तो ये अच्छा एग्जाम्पल, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस का एग्जाम्पल ले सकते हो। एक और है आपका केस स्टडी, देख सकते हो पासपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट। तो ये जो आपका पासपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनिशिएट किया गया था, सो दैट जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ते जा रहे हैं उस वर्कलोड को कम किया जाए, और इसके लिए इनोवेटिव मेजर्स अपनाए गए थे, जैसे प्रोसेस में चेंज किया गया, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया, और बेस्ड ऑन दैट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सर्विस डिलीवरी प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए फॉर द पासपोर्ट टू द सिटीजन्स इन ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, जिसमें वाइडर एक्सेसिबिलिटी हो, रिलायबिलिटी हो, एंड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द सर्विस डिलीवरी भी देखने को मिली। तो ये आप केस स्टडी यूज कर सकते हो। सिंपली आपको पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट जिसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया विद इनोवेटिव मेजर्स, जिसमें आपका जो एक्सेसिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है एंड टाइम है, कहीं ना कहीं इन सब में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। अब बात करते हैं करप्शन की। तो करप्शन के मामले में भारत कहीं ना कहीं, अगर हम वेरियस रैंक्स देखें जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जारी करते हैं, तो कोई खास अच्छी नहीं है। तो करप्शन का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि हम किसी ऑफिशियल पोजीशन पर हैं, है ना, तो हम उस पोजीशन का गलत उपयोग करके अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जब हम कार्य करते हैं, है ना, तो उसको आप करप्शन कह सकते हो। और ये जो करप्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल गेन ही होता है, इसमें नॉन मटेरियल गेन जैसे पावर, प्रेस्टीज हासिल करना बियॉन्ड व्हाट इज लेजिटिमेट फॉर हिम,
एंड आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक ने आइडेंटिफाई किया है करप्शन को एज द सिंगल ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये लाइन काफी अच्छी है ना, कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो। एज पर द वर्ल्ड बैंक, करप्शन इज द सिंगल ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। क्योंकि आप समझ सकते हो जब भी करप्शन होगा तो जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जो ईमानदार हैं उनकी भी मोटिवेशन एक प्रकार से कम हो जाती है कि भाई साहब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं और ऐसे में जो सर्विसेज हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, इसका बेनिफिट कोई दूसरा लेके जाता है। तो ये सब कुछ कंसर्न्स निकल कर आते हैं। एंड अगर हम बात करें सेकेंड ARC रिपोर्ट के अनुसार तो 2 फैसेट है करप्शन के, ये याद रखना। ये ARC रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि हाईली करप्ट होगा, दूसरा है इंडिविजुअल जो कि हाईली करप्ट होगा। यही 2 फैसेट तो हैं, एक तो इंडिविजुअल लेवल पर, एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इसीलिए आप देख सकते हैं देयर इज अ नीड टू वर्क ऑन पब्लिक प्रॉफिटरिंग एंड साथ ही साथ जो भी सर्विसेज ऑफिसर के द्वारा रेंडर किए जाते हैं उसमें वैल्यू अटैच करने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल इंटरलॉकिंग अकाउंटेबिलिटी। तो इंटरलॉकिंग अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, जो एवोल्यूशन है ना, जो ऑफिसर्स का एवोल्यूशन किया जाएगा वो आसानी से किया जा सकता है और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। आप देख सकते हो अगर हम बात करें करप्शन की इंडिया में, तो इंडिया का जो रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मैंने बात किया 86 है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट कहता है कि जो 62% इंडियंस है वो ब्राइब पे करते हैं ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद द पुलिस। ये काफी अच्छा आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, करप्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है, 62% इंडियंस पेज ब्राइब्स ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द पुलिस, एंड ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि देयर इज अ वाइड स्केल प्रेवलेंस ऑफ करप्शन इन इंडिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ करप्शन। तो टाइप्स ऑफ करप्शन में आप देख सकते हैं एक तो आपका कोरिशिव करप्शन है, दूसरा आपका कॉल्यूसिव करप्शन, और तीसरा आपका, तो ये 2 मेजर टाइप है। तो कोरिशिव करप्शन की बात करें तो यहाँ पर सिटीजन को कंपेल किया जाता है कि आप ब्राइब पे करो टू गेट द सर्विस। ये अच्छे से ध्यान में रखनी है ना। कोरिशिव करप्शन में क्या हो रहा है, सिटीजन को कंपेल किया जाता है कि भाई साहब आप ब्राइब पे करो इन ऑर्डर टू गेट द सर्विस, एंड अल्टीमेटली सिटीजन को ही नुकसान होता है, बिकॉज प्रयास तो करते हैं करप्शन न किए जाए लेकिन इनको मजबूरन देनी पड़ती है, अदरवाइज डिले हो जाएगा इन अचीविंग द सर्विसेज, या फिर हैरेसमेंट हो सकती है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ प्रीशियस टाइम, वेजेस, ये सब तो आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते ही होते होंगे। ठीक है, इवन इट कैन हैव पोटेंशियल डेंजर टू लॉस ऑफ लाइफ। तो ये सब बातें होती है। तो कोरिशिव करप्शन में क्या हो रहा है, सिटीजन को कंपेल किया जा रहा है टू पे ब्राइब इन ऑर्डर टू गेट द सर्विस। ठीक है, अगर नहीं पे किया जाएगा तो फिर ये सब डिलेज, हैरेसमेंट, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ प्रीशियस टाइम, ये सब हो जाती है। कॉल्यूसिव करप्शन में क्या होगा कि जो ब्राइब गिवर एंड पब्लिक सर्वेंट दोनों में एक प्रकार से कहते हैं कार्टेलाइजेशन होता है ना, दोनों के तरफ से एक प्रकार से हामी होती है कि हाँ तुम दो मैं लूंगा, एंड बोथ ऑफ देम बेनिफिट करते हैं, लेकिन नुकसान किसकी होती है, सोसाइटी की। एग्जांपल देख सकते हैं अबॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पब्लिक वर्क्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर एम्प्लॉयज के रिक्वायरमेंट के लिए कभी कभी इनडायरेक्टली करप्शन जैसे इश्यूज नजर आते हैं। अब बात करते हैं करप्शन इथिक्स एंड वैल्यूज। तो जब हम बात करते हैं करप्शन की तो क्या है, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ फेल्यूर ऑफ एथिक्स। तो जब एथिकल वैल्यूज का पालन नहीं होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, करप्शन होगा, एंड धीरे धीरे ये जो है सोसाइटी में डीपली रूटेड होती जा रही है, और ऐसा मानना हो गया है कि ये जो अब करप्शन है कभी हटने वाली है ही नहीं, एक इम्पोर्टेंट अंग के रूप में ये डेवलप हो चुका है जिसको निकाल पाना काफी ज्यादा नामुमकिन ही कह सकते हो। एंड कुछ जो पीपल हैं वो एट्रीब्यूट करते हैं कि जो करप्शन में राइज हुआ इट इज ऑल बिकॉज कि वैल्यू में कहीं ना कहीं हमारे वैल्यू सिस्टम में डिक्लाइन हुई है, या फिर अन्य बिलीव करते हैं कि अधिकांशतर ह्यूमंस ऑनेस्ट होते हैं, सोशली कॉन्शियस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है दैट लीड्स टू करप्शन।
लेकिन कहीं न कहीं वैल्यूज़ तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस भी इम्पोर्टेंट है। वैल्यू गाइडिंग स्टार के रूप में वर्क करते हैं, जो गाइड करते हैं सोशल कॉन्शियसनेस के प्रति, जो सही और गलत में फ़र्क करना सिखाते हैं। एंड एंड वैल्यूज़ को सस्टेन किया जाना चाहिए बाय द इंस्टीट्यूशंस। एंड वैल्यूज़ विदाउट इंस्टीट्यूशन कहीं न कहीं वीकेंड हो जाती हैं, इंस्टीट्यूशन डिसिपिएट हो जाती हैं। अगर हम बात करें क्या चैलेंजेस पोज़ किए जाते हैं करप्शन के दौरान, तो ये तो आपको भी पता होगा कि जो व्यक्ति हैं, जो बेनिफिट करते हैं करप्शन से, वो तो अपना स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, कोई भी रिफ़ॉर्म की माँग करेंगे नहीं, है ना? वो तो उसी में खुश हैं। साथ ही साथ जहाँ भी या जिस भी देश में करप्शन होगा, वहाँ पर कैपिटल इनफ्लोज़ नहीं आ सकेंगी, एफडीआईज़ नहीं आ सकेंगी, क्योंकि इनको लगेगा कि अगर ऐसी स्थिति रहेंगी तो कहीं न कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट खतरे में आ सकते हैं। दैट्स व्हाई करप्शन डिस्करेजेस द कैपिटल इनफ्लोज़ इन एफडीआई। एंड साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को तो लोअर करता ही करता है, साथ ही साथ इफेक्टिवनेस को भी रिड्यूस करता है, जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हम बनाते हैं। एंड कंट्रीज़ हैविंग द हायर करप्शन, इसके कारण लोअर सोशल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो। एंड इनके कारण इनइक्वालिटी बढ़ती है, और आप देख सकते हो रिसेंट ऑक्सफैम रिपोर्ट ऑन इनइक्वालिटी, ये इसी को इंडिकेट करता है, वेल्थ कंसंट्रेशन विद इन द 10% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ करप्शन की, तो देख सकते हो संथानम कमिटी ने आइडेंटिफाई किया है फॉलोइंग कॉजेज ऑफ द करप्शन इन इंडिया। एक तो गवर्नमेंट टेकिंग अप itself more than what it could manage by means of regulatory function, यानी कि काफी ज्यादा रेगुलेटरी फंक्शन एक प्रकार से गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। इसके कारण कम्प्लेक्सिटी सिस्टम में देखने को मिलता है, इसके कारण ये सब इश्यूज निकल कर आती है। साथ ही साथ देयर इज ए स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिशनरी पावर दिए जाते हैं, उसके कारण भी करप्शन जैसी इश्यूज निकल कर आ सकती हैं। अलोंग विथ कन्वर्शन प्रोसीजर, यानी कि पब्लिक से डील करने के लिए कोई भी मैटर हो, जो भी प्रोसेस तैयार की जाती हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। एंड अगर हम बात करें करप्शन लॉज जो भारत में है, तो एक तो आपका इंडियन पिनल कोड 1860, साथ ही साथ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 भी है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 भी लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भी है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। तो पहली बात तो इंडियन पिनल कोड 1860 की बात करते हैं, कैसे ये जो है करप्शन को डील करता है। तो आप देख सकते हो सेक्शन 169, इसमें प्रोविजन है कि भाई साहब 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अलोंग विथ फाइन, अगर आप अनलॉफुली बाय करते हो या फिर बिडिंग करते हो प्रॉपर्टी में। तो ये है आपका, ठीक है। एंड सेक्शन 409 की बात करें ऑफ द आईपीसी, तो इसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स का प्रोविजन है फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। एंड नेक्स्ट इज योर imprisonment that ranges from the 6 to 5 years along with fine अवार्ड की जा सकती हैं अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इलीगल ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करता है, अगर वो वैल्यूएबल थिंग एक्सेप्ट करता है विदाउट पेइंग फॉर इट फ्रॉम ए पर्सन जो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो भी आपका ये देख सकते हो क्राइम ही है। एंड प्रोविजन है प्रायर सैंक्शन का फ्रॉम द स्टेट, यानी कि सैंक्शन लेने पड़ेंगे, परमिशन लेने पड़ेंगे स्टेट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट ए पब्लिक सर्वेंट। ये भी एक प्रोविजन है, इसके बारे में तो काफ़ी चर्चा भी हुई थी। नेक्स्ट इज योर बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, और ये जो है बेनामी ट्रांजेक्शन्स को प्रोहिबिट करने का प्रयास करता है। बेनामी ट्रांजेक्शन मतलब क्या कि खरीद हम रहे हैं लेकिन जो भी प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो दूसरे के नाम पर खरीद रहे हैं, फॉल्स नेम, सो दैट हम पर इल्जाम या फिर हम पर शक न किया जा सके, ये हो गया बेनामी ट्रांजेक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी इन द फॉल्स नेम ऑफ द अदर पर्सन हु डज नॉट पे फॉर इट एक्सेप्ट व्हेन इट इज परचेज इन वाइफ और अनमैरिड डॉटर्स नेम। एंड बेनामी प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया जा सकता है एंड प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। एंड अगर हम बात करें बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, तो इम्प्रिजनमेंट को एक्सटेंड
किया गया है इस अमेंडमेंट के तहत अप टू 7 ईयर्स विद फाइन। साथ ही साथ फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर फर्निश किए जाते हैं तो वो भी पनिशेबल होंगे बाय 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो ये सब आप देख सकते हो अमेंडमेंट में ऐड की गई है। साथ ही साथ जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है वो ऑर्डर भी पास कर सकते हैं टू कंटिन्यू होल्डिंग प्रॉपर्टी एंड ये केस रेफर भी कर सकते हैं टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी जो बाद में एग्जामिन करेगा एविडेंस को एंड उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। एंड जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो अपील्स हियर कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी एंड जो हाई कोर्ट है वो भी अपील हियर कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये सब कुछ प्रोविजन आप देख सकते हो इसके हैं। अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 एक्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। तो मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करें तो क्या है आपका, इट इज ए प्रोसेस जिसके तहत जो मनी अर्न किए जाते हैं अगर इलिजिटिमेट सोर्सेज से उसको लिजिटिमेट के रूप में दिखाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के रूप में एक प्रकार से दिखाना है ना, इलीगल मनी को लेजिटिमेट तरीके से एक प्रकार से दिखाना या फिर व्हाइट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना, ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग है ना। तो ये जो एक्ट है बेसिकली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एम्पावर करता है को मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं और इसमें प्रोविजंस है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का अलॉन्ग विद द फाइन्स एंड बैंकिंग कंपनीज और जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं दीज आर ऑब्लाइज्ड अंडर द एक्ट टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड नेचर एंड वैल्यू। तो बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को ये एक प्रकार से प्रोविज़न है कि उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का स्पेसिफिक नेचर एंड वैल्यू का। अब देख सकते हो रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है आपका इसमें, तो प्रोविजंस को मोर स्ट्रिक्ट करने के लिए अमेंडमेंट लाई गई हैं। पहली बात तो ये कि सेक्शन 45 में कुछ एडिशन हुआ है और ये क्लैरिफाई करता है कि जो भी PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। ऑल PMLA ऑफेंसेस विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी बेल नहीं मिल सकती। इसीलिए जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर्स हैं उसको एम्पावर भी किया गया टू अरेस्ट एंड एक्यूज विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल मतलब यही होता है ना, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। एंड जो नेक्स्ट है वो अमेंडमेंट है टू द सेक्शन 3 और इसके तहत it makes concealment of proceeds of crime, possession, acquisition, use, projecting as an untained money, claiming as untained property as independent and complete offenses under the act। तो यही सब आपके प्रोविजंस हैं। साथ ही साथ सर्टेन प्रोविजंस को डिलीट भी किया गया है। तो आप देख सकते हो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हो इट डज अबे विद द प्रीरिक्विजिट ऑफ एन FIR चार्जशीट बाय अदर एजेंसी। तो इसको खत्म कर दिया गया है। और फिर आप देख सकते हो अंडर सेक्शन 44 स्पेशल कोर्ट, जब ये स्पेशल कोर्ट ऑफेंस वाले मैटर को हियर कर रहे होंगे अंडर दिस एक्ट, तो उनको किसी दूसरे के ऑर्डर्स के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। एंड जो ट्रायल है both the set of offenses by the same court shall not be constructed as joint trial। And next is your there is a scope of proceeds of crime under the section 2 और इसको एक्सपेंड किया गया है जिसके तहत एजेंसी को एम्पावर की गई है टू एक्ट अगेंस्ट इवन दोज प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिराइव किए गए होंगे, ऑब्टेन किए गए एज ए रिजल्ट ऑफ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। तो ये आपके सर्टेन प्रोविजंस हैं एंड रिसेंट अमेंडमेंट हमने देखा। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस फॉर डीलिंग विद द करप्शन। तो एक तो आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त है ना। तो ये जो आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 में आपको पता है पास किया गया था और इसके तहत लोकपाल यूनियन लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया है और लोकायुक्त स्टेट लेवल पर इनेक्ट किया गया है। और इनका काम यही है कि अगर करप्शन से रिलेटेड मैटर देखने को मिलते हैं अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरी तो उन इश्यू को ये इंक्वायर या इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, है ना। एंड अगर हम लोकपाल के स्ट्रक्चर की देखें तो इसमें 1 चेयरपर्सन होंगे और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होंगे। और ये अच्छे से याद रखना प्रीलिम्स के लिए जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल, यानी कि कौन कौन से अथॉरिटीज के ऊपर ये लोकपाल का जुरिडिक्शन
लागू हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर भी इसके अंतर्गत आते हैं, मिनिस्टर्स, एमपीज, ग्रुप ए, बी, सी, डी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर, एंड ये सीबीआई को डायरेक्शन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ इसके पास पावर है कन्फिस्केटिंग ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स को जब्त करना या फिर जो भी अन्य बेनिफिट्स एक्वायर किए गए हैं करप्ट मीन्स से, तो उनको भी कन्फिस्केट किया जा सकता है। लेकिन इश्यूज क्या है विद द लोकपाल? तो पहली बात तो ये, देयर इज कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशरी, यहाँ पर जुडिशरी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। एंड इट मे हैम्पर द प्रोस्पेक्ट ऑफ मेकिंग जुडिशरी अकाउंटेबल। एंड साथ ही साथ देयर इज नो फुल अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सर्टेन मैटर्स में प्रोहिबिट करता है ये लोकपाल एक्ट टू इंक्वायर अगेंस्ट द पीएम, जैसे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई इशू आ गई है ना। एंड विशल ब्लोअर्स को उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दी गई है जितनी मिलनी चाहिए, बिकॉज और आपको ही पता है विशल ब्लोअर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवर होते हैं और इनकी प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होती है। अदरवाइज इनमें अगर इनको प्रोटेक्शन में अगर कमी आएगी तो कहीं ना कहीं इट विल बी एन इम्पिडिमेंट इन ड्राइव अगेंस्ट करप्शन। एंड साथ ही साथ ये भी एक इश्यू निकल कर आया था, देयर इज अ डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल, और आप देख सकते हो लंबे समय से जो लोकपाल की अपॉइंटमेंट है इसको डिले की गई है और अब तो शायद अपॉइंट हुए हैं। अब हम बात करते हैं चीफ विजिलेंस कमीशन की, ठीक है। तो चीफ विजिलेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो आपका एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, और ये जो सीवीसी है यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस मतलब निगरानी रखता, जो निगरानी रखता है ना। और ये जो सीबीसी है आपको याद रखना है, वैसे तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से 1964 में क्रिएट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी जो गठित की गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर, विच वाज हेडेड बाय के संथानम। तो के संथानम कमिटी से रिकमेंड होकर ये आपका सीबीसी निकला था प्रीलिम्स के लिए, याद रखना है आपको। 2003 में सीबीसी को स्टेटूटरी स्टेटस मिल गया, एंड अभी फिलहाल ये स्टेटूटरी स्टेटस है। और सीबीसी याद रखना इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, किसी मिनिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं ये सीबीसी ऑपरेट नहीं करती है। दैट्स वाई इनकी ऑटोनॉमी मेंटेन होनी जरूरी है, बिकॉज इट डील्स विद द करप्शन, है ना। तो इंडिपेंडेंट तो होनी ही चाहिए। तो द सीबीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, और ये जरूर याद रखना है इट इज ओनली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, ओनली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। ये प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड ओनली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। और सीबीसी को कंप्लेन मिलता है करप्शन या फिर मिसयूज ऑफ ऑफिस, एंड फिर ये अप्रोप्रिएट एक्शन रिकमेंड करते हैं। एंड कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, बॉडीज या पर्सन अप्रोच कर सकते हैं सीबीसी को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है अप्रोच, लोकपाल, इवन विशल ब्लोअर भी कर सकते हैं। और ये याद रखना है इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन किससे करवाता है? तो या तो सीबीआई से करवाया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन, या फिर चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स के माध्यम से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में मौजूद होते हैं। एंड साथ ही साथ इनको एम्पावर की गई है कि वो ऑफेंसेस की इंक्वायरी कर सकते हैं that is related to Prevention of Corruption Act 1988 by certain categories of public servants, and annual report भी तैयार करना पड़ता है इन्हें। इसमें इन्होंने बताना पड़ता है कि क्या कार्य इस कमीशन ने किया है, एंड सर्टेन सिस्टमेटिक फेल्यूर्स को भी ये पॉइंट आउट करते हैं जिसके कारण करप्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलती है। लिमिटेशंस की बात करें तो पहली बात तो ये कि एडवाइजरी बॉडी ही है एक प्रकार से, ये क्रिमिनल केसेस रजिस्टर भी नहीं कर सकते, है ना। एंड रिसोर्सेज पावर्स की कमी है टू टेक एक्शन अगेंस्ट द करप्शन केसेस। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट जो सीबीआई, ठीक है, सीबीआई की बात करते हैं। तो सीबीआई आपको पता है ये स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये जो क्रिएट किया गया था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में क्रिएट किया गया था 1941 में ही, और इसका बेसिक एम यही था करप्शन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना इन द प्रोक्योरमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे सीबीआई के जो फंक्शंस उसमें बदलाव की गई हैं। एंड आप देख सकते हो
द CBI was formed by resolution of the Home Ministry Affairs on the recommendation of संथानम कमेटी। तो ये भी याद रखना है, संथानम कमेटी से ही CBI निकल कर आई है। और यहाँ पर अभी हमने CBC की बात करी थी, वो भी आपके संथानम है ना कमेटी के, संथानम कमेटी वहाँ से CBC भी निकल कर आई है, ठीक है। और अब जो है याद रखना, इट इज़ नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आती है। और इनका इंपॉर्टेंट रोल है करप्शन को प्रिवेंट करना, साथ ही साथ मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये जो आपका CBI है, इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ CBC, चीफ विजिलेंस कमीशन। एंड कौन कौन से केसेस ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो वेरियस केसेस रिलेटेड टू द इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ इकोनॉमिक और फिस्कल लॉज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, या फिर इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट। एंड ये भी है कि इट कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट क्राइम्स ऑफ ए सीरियस नेचर, है ना, जिसका नेशनल इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस हो सकती हैं। एंड या फिर केसेस कमिटेड बाय द प्रोफेशनल क्रिमिनल्स और ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स। एंड साथ ही साथ इट कोऑर्डिनेट्स विद द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस स्टेट पॉलिसीज, कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता है। एंटी करप्शन एजेंसीज के साथ ये कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करते हैं। और CBI जो है कोई भी केस ले सकता है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा, और इन्वेस्टिगेट कर सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इट मेंटेन्स क्राइम स्टैटिक्स एज वेल एंड क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन भी डिसमिनेट करने का प्रयास करते हैं। और ये जरूर याद रखना है, CBI जो है वो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है एज फॉर द इंटरपोल, है ना, इंटरनेशनल पुलिस जिसको कहते हैं, उसके लिए CBI इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है ना। जो भी इंफॉर्मेशन देने होंगे इंटरपोल को, तो CBI को प्राप्त होगा। बात करते हैं इश्यूज क्या है, तो एक तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे है, तो ये जो CBI है वो डिपेंडेंट है ऑन द होम मिनिस्ट्री फॉर दिस स्टाफ। लेकिन ये जरूरी याद रखना, CBI जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंतर्गत आते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है ना, तो एक प्रकार से देख सकते हो CBI हैज बीन टर्म्ड एज केज्ड पैरोट, है ना, केज्ड पैरोट टर्म किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ड्यू टू एक्सेसिव इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पर ये डिपेंड करता है। यानी कि कैसे, तो आपको ही पता है कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है CBI के द्वारा, तो स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगा, स्टेट से कंसेंट लेना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CBI नीड्स कंसेंट ऑफ द स्टेट इन क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। और अभी हाल फिलहाल के इंसिडेंट में आपने देखा कि जो वेस्ट बंगाल है, उन्होंने जनरल कंसेंट जो इन्होंने CBI को दे रखे थे उसको विदड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा कि अगर CBI को इन्वेस्टिगेट करना है कोई केसेस इन द वेस्ट बंगाल, तो परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज CBI जो है RTI एम्बिट से आउटसाइड रखा गया है। एंड प्रियर कंसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत होगी टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन ऑफिसर्स ऑफ द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव। तो ये भी है प्रियर कंसेंट सर्टेन मैटर्स में। एंड इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने में डिले देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया दैट डील्स विद द करप्शन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में आपको ये टोटल जो बचे हैं वो कवर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।